नमस्कार विद्यार्थियों। ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ स्कूल एसएनपीएस में हिंदी की 9वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत निबंध लेखन पाठ पढ़ेंगे। देखिए, निबंध लेखन के अंतर्गत आज हम उसके कौन कौन से प्रसंग पढ़ेंगे, इस विषय में भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि निबंध होता क्या है, किसे कहते हैं, निबंध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और कौन कौन से विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं, निबंध के अंग कौन कौन से हैं, निबंध लिखते हुए, एक अच्छा निबंध लिखते हुए, एक श्रेष्ठ निबंध लिखते हुए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, इन सब प्रसंगों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। पहले आप मोटे तौर पर जानिए कि निबंध क्या होता है। निबंध हिंदी साहित्य की एक गद्य रचना है। इसे अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है प्रयास करना, प्रयत्न करना, यत्न करना। और यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। यानी निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी भी विषय पर स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अब आइए निबंध का अर्थ और परिभाषा के अनुसार जान लेते हैं कि निबंध क्या होता है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नी जमा बंध। नी आपका उपसर्ग है, नी का अर्थ है नियोजित, सुनिश्चित, भली प्रकार से। बंध का अर्थ है क्रमबद्ध, बंधा हुआ, एक ही क्रम में बंधा हुआ, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना ही निबंध कहलाती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, यानी जैसे वह रचना जो विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध रूप में लिखी गई हो, निबंध कहलाती है। परिभाषा देखिए, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप में लिखी गई हो, निबंध कहलाता है। अब निबंध किस किस विषय पर लिखे जा सकते हैं, उसका कौन कौन सा विषय हो सकता है, ये भी जानिए। देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें एक श्रेष्ठ निबंध की आवश्यकता होती है। एक अच्छे, सार्थक, क्रमबद्ध, नियोजित, सुनिश्चित ढंग से लिखे हुए निबंध की आवश्यकता होती है। और ये किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विषय चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या वैज्ञानिक हो, संसार की प्रत्येक वस्तु के ऊपर निबंध लिखा जा सकता है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राकृतिक से या प्रकृति से संबंधित कोई भी विषय हो, सब पर निबंध लिखा जा सकता है। अब देखिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपने जान लिया निबंध किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, किस किस विषय पर लिखा जाता है। अब आप ये जानिए कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है आपका विवरणात्मक निबंध, तीसरा है आपका विचारात्मक निबंध और चौथा अंतिम निबंध है आपका भावात्मक निबंध। अब देखिए, अब एक एक का हम विवरण जान लेते हैं। वर्णनात्मक निबंध कहाँ होता है, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ के का वर्णन करना ही वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी दृश्य पर लिखा जा सकता है या इसका कोई आधार हो सकता है। जैसे राम है, राम के ऊपर निबंध लिखना है, होली है, होली के ऊपर निबंध लिखना है। राम को देखिए उदाहरण के तौर पर, राम के बारे में बताएंगे कौन है। सबसे पहले आरंभ करेंगे, भूमिका बनाओगे आप, बताएंगे राम कौन है, किससे संबंधित हैं, किसके बेटे हैं, कैसे हैं, लोकनायक हैं, जन कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया, इनके फिर गुण, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में, और समाज में इनका क्या स्थान है। इस तरह भूमिका बनाकर आप इनके ऊपर निबंध लिखेंगे।
होली है, दीपावली है, ताजमहल है, चार मीनार है, कोई ओलंपिक खेल है आदि, इन सब विषयों पर वर्णनात्मक निबंध लिखा जा सकता है। दूसरा निबंध देखिए, विवरणात्मक निबंध नाम से स्पष्ट है किसी एक विषय का पूर्ण रूप से वर्णन करना, उसको विस्तृत रूप से बताना, उसका विस्तार करना। किसी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या काल्पनिक घटनाएं, कथाएं या किसी भी व्यक्ति के परिचय देना या उसका पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन करना, व्याख्या करना, वो क्या कहलाता है आपका विवरणात्मक निबंध। उदाहरण के तौर पर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। रेल यात्रा बताना है आपको, रेल यात्रा में कैसे बताओगे, वहाँ गए, रेल के बारे में बताओगे, भीड़ थी, ये थी, उसकी अच्छाइयाँ बताओगे, उनकी कुछ कमियाँ भी हैं उनको भी बताओगे, पूर्ण रूप से विवरण करना क्या क्या। फिर है मेला, मेले के ऊपर लिखा जा सकता है, ऋतु के ऊपर लिखा जा सकता है, किसी खेल यानी कि मैच के ऊपर लिखा जा सकता है, खेल विभाग जैसे संस्मरण लिखा जा सकता है, विद्यालय के ऊपर लिखा जा सकता है आदि। तीसरा है आपका विचारात्मक निबंध। नाम से स्पष्ट है किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में या उसकी व्याख्या करना, उसके प्रति भाव स्पष्ट करना, वो निबंध आपका विचारात्मक निबंध कहलाता है। और इसमें विचार प्रधान होते हैं, जैसे लेखक के चिंतन मनन, ठीक है, उसका अध्ययन, धारणाएं, मान्यताएं आदि को पूर्ण रूप से स्पष्ट करना। अब इसमें देखिए कौन कौन से निबंध आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे मित्रता, दूरदर्शन और शिक्षा, विज्ञान के लाभ और हानि, प्रदूषण की समस्या, उसके निवारण, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक भेद का या उपभेद का विवरण कीजिए। इस तरह से आपके ये विचारात्मक निबंध अपने भाव स्पष्ट करने होते हैं। जैसे कोई राजनीतिक हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, धर्म हो सकता है, खोज के आधार पर भी विषय हो सकता है। चौथा और अंतिम निबंध देखिए भावात्मक निबंध। जब किसी लेखक के हृदय में उत्पन्न भाव या उसके भाव या उनकी दशा को दर्शाया जाता है, भाव बताए जाते हैं, कल्पनाओं को दर्शाया जाता है, वहाँ पर आपके भावात्मक निबंध होंगे। और विशेष रूप से इन निबंधों में लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, इन सब के भाव और कल्पनाओं की प्रधानता होती है। अब इसके अंतर्गत देखिए, जैसे परोपकार, देश प्रेम, सदाचार, राष्ट्र, भाषा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ऐसे निबंधों में भाव प्रधान होता है, जैसे देश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त करना, परोपकार, परोपकार के भाव व्यक्त करना, क्या होता है, किसे कहते हैं, करना चाहिए, ठीक है, परोपकार करना चाहिए, दूसरों को संदेश भी देना चाहिए। और परोपकार से हमारे मन को क्या संतुष्टि मिलती है, परोपकार करने से क्या क्या लाभ होते हैं, दूसरों की कैसे सहायता होती है, सब परोपकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके प्रकार। अब आ जाइए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सरल और स्पष्ट बातें हैं। जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई व्याख्या करते हैं, कोई काव्यांश लिखते हैं, कोई भी विषय, प्रसंग, उपसर्ग, कुछ भी, उपशीर्षक, शीर्षक, तो ध्यान दीजिए हमेशा आप अपनी भाषा को सहज सरल भाषा में ही लिखें। उसका कहने का क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य होता है, जब उसे कोई पढ़ता है तो उसको आपका भाव समझ में आना चाहिए। तो निबंध में भी ऐसा ही है। कोई भी शीर्षक लीजिए, आप भाषा ऐसी लिखिए कि सामने वाले को या पढ़ने वाले को, जो भी उसे पढ़ता है, वो समझ में आ जाए, आसानी से वो उसको समझ सके आप क्या कहना चाहते हैं। तो आइए, पहला बिंदु है कि निबंध एक निश्चित सीमा में लिखना चाहिए। कहने का क्या भाव है, 2 या 3 पेज होने चाहिए। ये नहीं कि आप 6-7
पेज भर दें, यानी पृष्ठ हो, आपको 6-7 पृष्ठ नहीं भरने हैं तो 2-3 पेज पर्याप्त होते हैं। और उनमें कौन कौन से बिंदु होते हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। यानी उनकी निश्चित सीमा से तात्पर्य आपके 2 या 3 से अधिक आपके पृष्ठ नहीं होने चाहिए। दूसरा बिंदु है, जो भी आप बात कह रहे हैं, जो वाक्य हैं, जो बात आप स्पष्ट कर रहे हैं, जो भी मैंने बताई है, वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, एक दूसरे पंक्तियों से जुड़ती हुई होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, जो आपका विषय है उसी के अनुकूल आपको भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वर्तनी क्या होती है, अंग्रेजी में हम इसको स्पेलिंग बोलते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। विषय रोचक होना चाहिए और रोचक बनाने के लिए हमें उसमें मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए, या आप कोई लोकोक्ति भी दे सकते हैं, कोई श्लोक भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपको निबंध लिखना चाहिए। और जब अंत में जो विषय है, जिसको हम उपसंहार बोलते हैं, दूसरे तरीके से आप समझ लिए निष्कर्ष, जो बातें आपने सारी ऊपर बताई हैं उनका निचोड़, उसको आप संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में बताइए। और अगर समस्या है तो उसका हल अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो इस समस्या का काफ़ी सीमा तक समाधान हो सकता है। आप इस तरह से आप अपने निबंध को संपन्न करेंगे। आप देखिए निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं। पहला अंग है भूमिका, इसे हम प्रस्तावना या आरंभ भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि भूमिका विषय का जो परिचय है, विषय उसके बारे में परिचय दिया जाता है, ताकि जब कोई पाठक या लेखक या श्रोता सुनता या पढ़ता है तो उसको वो रोचक लगे। दूसरा भाग है आपका विस्तार, इसे हम मध्य भाग भी बोल सकते हैं। यानी जो आपका विषय है उसमें मुख्य कौन कौन से अंग हैं वो डालने चाहिए, कौन कौन से बिंदु है कि क्रमबद्ध जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए। और तीसरा अंतिम बिंदु है आपका अंग है उपसंहार। उपसंहार होता है एक तरह से निष्कर्ष, निचोड़, जो आप निबंध लिख रहे हैं उसका निचोड़ होता है। उपसंहार में हम वो लिखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इसमें सारांश प्रस्तुत किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जो अभी मैं बातें कर रही थी, आपसे बातें कर रही थी और बता रही थी कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। अब देखिए कौन कौन से इसमें संकेत बिंदु होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है तो भ्रष्टाचार की समस्या को आपको विवरण करना है, उसका विवरण देना है, इस पर निबंध लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ये आपका शीर्षक है। तो सबसे पहले संकेत बिंदु में दिए गए हैं भूमिका। सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे। भ्रष्टाचार आज के आधुनिक युग में लोग उपयोगिता यानी अत्यंत भोगवादी हो गया है और आधुनिक युग में वो अर्थ को ही महत्व देता है, इसलिए समाज में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार क्या है उसके बारे में अर्थ देना है। फिर आपको किसे कहते हैं, एक भ्रष्ट व्यक्ति, यानी मानव मूल्यों का पतन होना ही भ्रष्ट है। और भ्रष्ट व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो भ्रष्टाचार कहलाता है, यानी वो भ्रष्टाचार है। जिस तरह चोरी से और लोगों ठगी से जिस तरह अपना कार्य निकालते हैं, यानी मानवीय मूल्यों का पतन होना ही भ्रष्टाचार है। फिर उसके भ्रष्टाचार के कारण देंगे, किस किस के कारण भ्रष्टाचार है। फिर उसके आप परिणाम बताएंगे, उनके क्या क्या यानी परिणाम क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज पर, ये बताएंगे। आप पर, समाज पर, परिवार पर, समुदाय पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर उससे अगला बिंदु है आपका, फिर आप उसके उपाय बताएंगे, यानी सुझाव बताओगे कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या क्या सुझाव होने चाहिए। यानी क्या है, उन पर रोक लगा देनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो ये चोरी से कार्य होता है, उन सब पर एक उनकी समय सीमा निश्चित कर देनी चाहिए। घूसखोरी कम कर देनी चाहिए। भ्रष्ट जो आजकल है, शिक्षा के लिए जो वेतन लेते हैं वो भ्रष्ट हो गया है व्यक्ति। तो इन सब बातों का हम यहाँ पर निवारण देंगे, उनके उपाय यानी उनके सुझाव बताएंगे। अंत में उपसंहार है।
यदि हम सब मिलकर एक समुदाय के रूप में कार्य करें तो समाज में फैली हुई कोई भी समस्या, समाज यानी सांस्कृतिक, सामाजिक, धर्म से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जल से संबंधित, किसी भी विभाग से संबंधित समस्या है तो उसका काफ़ी सीमा तक अंत हो सकता है और अंत किया जाना चाहिए। तो इस तरह हम अपने सुझाव देकर अपना उपसंहार लिखकर निबंध को संपन्न करेंगे। ये था आपका निबंध। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रदूषण की समस्या, वही संकेत बिंदु आपके यहाँ पर। सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे, फिर पर्यावरण और हमारे जीवन यानी हमारे जीवन दोनों का क्या संबंध, उसके बारे में बताएंगे। तीसरा, प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के, वो बताएंगे। और इसके बाद अगला है उसके प्रकार, कौन कौन से प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं, परिणाम, रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, और उपसंहार अंत में बताएंगे। प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले आप यही बोलोगे, दूषित, स्वच्छ हवा का दूषित होना ही प्रदूषण है। और किस किस के कारण ये फैलता है, ये सब बातें बताकर आप अंत में चले जाएंगे उपसंहार पर। उपसंहार होता है निष्कर्ष, मैंने पहले बताया है, इसमें आप अपना निचोड़ देंगे इस प्रकार। यानी निचोड़ कौन सा, सारांश जो ऊपर बताया उसका निचोड़, निचोड़ बोल सकते हैं आप सामान्य भाषा में। उसको निष्कर्ष बताना है, सारांश बताना है, जो आप समस्या ऊपर है उसके सब इकट्ठे करके बताना भी ऐसे ऐसे इस हद तक हम समस्या को, यदि सभी समुदाय मिलकर इस हद तक, इस सीमा तक हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये था आपका निबंध लेखन। धन्यवाद। संपन्न होता है।